चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, हम कंटिन्यू करेंगे कल वाला ही चैप्टर नंबर 11 का अगला हम पढ़ेंगे। कल तक हमने जितना किया था उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद क्लोनिंग वेक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। हर साल 3 नंबर में क्लोनिंग वेक्टर्स का जो हिस्सा आता है वो है इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। 3 कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स के और 3 मार्क्स में ही आता है, 1 मार्क पर कैरेक्टर। तो इन्हीं के बारे में ही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो वेक्टर है उसका क्या काम है, क्या करता है। वेक्टर का एक ही काम है, इट कैरीज द फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट सेल। होस्ट सेल में ट्रांसफर करता है किसको? फॉरेन डीएनए को। फॉरेन डीएनए को ही डीएनए इंसर्ट कहा जाता है। ठीक है, फॉरेन डीएनए पे अलग अलग नेम से जाना जाता है। फॉरेन डीएनए मतलब वो जीन या वो पार्ट ऑफ डीएनए जिसको हम होस्ट के अंदर डालना चाहते हैं और डिजायर्ड प्रोडक्ट को बनवाना चाहते हैं। तो उस डीएनए को कैरी कौन करता है? वेक्टर। चलिए पढ़ते हैं। जो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं इनकी 3 मेन कैटेगरीज जो आपके सिलेबस में हैं उनको हम पढ़ते हैं। यस, फर्स्ट कैटेगरी इज प्लाज्मिड्स, सेकेंड इज बैक्टीरियोफाजिस एंड द थर्ड वन इज कॉस्मिड्स। इन तीनों कैटेगरीज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्लोनिंग के लिए वो है प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स होते क्या हैं? बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दीज आर सर्कुलर इन शेप एंड दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ द डीएनए। ठीक है, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, खुद ही अपनी रेप्लिकेशन करते हैं। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल में आता है प्लाज्मिड वो है PBr322। PBr322, इसका डायग्राम भी आपके सिलेबस में है तो इसको भी आपने कोशिश करनी है इसकी लेबलिंग को लर्न करने की। और बहुत रेयरली वैसे तो इसका डायग्राम एग्जाम में आता है पर आप कर लेना। ठीक है, PBr322 को डैडी ऑफ वेक्टर्स बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले इसी को आइडेंटिफाई किया गया था। जो बैक्टीरियोफाजिस हैं ये क्या करते हैं? ये वो वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं और इनको भी यूटिलाइज किया गया है क्लोनिंग के लिए। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में एज अ वेक्टर इनको भी यूटिलाइज किया गया है। जो थर्ड कैटेगरी है बेटा वो है कॉस्मिड्स। कॉस्मिड्स हाइब्रिड वेक्टर्स हैं। इनको 2 वेक्टर्स को ज्वाइन करवा के बनाया गया है and these are hybrid between plasmid and the cos sites of lambda-phage। बैक्टीरियोफाज है जिसमें एग्जाम्पल है लैम्डाफाज। लैम्डाफाज की भी जो कॉस साइट्स हैं उसके स्ट्रक्चर पे कुछ कॉस साइट्स हैं, 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड पे होती हैं। इनको काटा गया, काट कर इनको ज्वाइन किया गया प्लाज्मिड के साथ। जब ये दोनों को ज्वाइन कर लिया गया तो जो वेक्टर बना उसको बोला कॉस्मिड है। कॉस साइट्स ऑफ लैम्डाफाज एंड प्लाज्मिड वेक्टर। ठीक है, तो लेट्स सी अ पिक जिससे आपको और भी क्लैरिटी आएगी। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे इनकी 3 जो कैटेगरीज है। हाँ जी, प्लाज्मिड वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर भी यहाँ पे जो इन्होंने एग्जांपल ले रखी है ये है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस का प्लाज्मिड। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये बेसिकली प्लांट वेक्टर है यहाँ पे जो दिखाया गया है। ठीक है, ओराई है, देखिए ध्यान से इसके अंदर क्या है? ओराई। ओराई के बारे में हमने जब डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस पढ़ा था तब पढ़ा था। ओराई क्या करता है? इट्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहीं से, इसी रीजन से स्टार्ट होती है डीएनए की रेप्लिकेशन। तो ये रेप्लिकेशन में हेल्पफुल है दिस रीजन। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको इतना रीजन जो है इट इज टी डीएनए रीजन। टी डीएनए रीजन मीन्स ट्रांसफर डीएनए रीजन। इतना जो रीजन है इसको एंजाइम्स काट देंगे, कट होके ये जो डिजायर्ड जीन है उसके साथ ज्वाइन करेगा और एक कॉम्बिनेंट डीएनए बना देगा। ठीक है, बैक्टीरियोफाजिस देख लीजिए। बैक्टीरियोफाजिस क्या होती हैं? बैक्टीरियोफाजिस वो वायरसेस होती हैं जो बैक्टीरियाज को अटैक करती हैं। ठीक है, इनके बारे में भी हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। कॉस्मिड्स अभी मैंने बताया आपको। हाइब्रिड वेक्टर्स हैं। हाइब्रिड किसके बीच में है? कॉस साइट्स ऑफ लैम्डाफाज एंड
प्लाज्मिड। दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है कॉजमिड। एक और पिक देखेंगे जिससे और भी क्लैरिटी आएगी। हाँ जी, PBr 322 की मैंने बात की थी, इसका डायग्राम आपने जरूर लर्न करना है। ठीक है, इसको तो आपने लर्न कर ही लेना है। ये जो है PST1, PVU1, EcoR1, CLAV1, HIND3, ये सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस की रिकग्निशन सीक्वेंसेस हैं। PST1 की रिकग्निशन सीक्वेंस यहाँ पे है, PVU की यहाँ पे, EcoR1 की यहाँ पे। रिकग्निशन सीक्वेंसेस के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, ये वो सीक्वेंसेस हैं जहां पे आके जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है वो कट करता है। ठीक है, EcoR1 हमेशा यही काटेगा क्योंकि इसका जो रिकग्निशन सीक्वेंस है ये है। इसी तरह से HIND3 कहाँ कट करेगा? हमेशा इस रीजन पे। और ये जो है, ये है एंटीबायोटिक्स। ये वो रीजन है विच आर रेजिस्टेंट टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। AMPR मतलब एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन एक एंटीबायोटिक का नाम है, उसके प्रति जो रेजिस्टेंट जीन है वो ये है। और जॉन से रिस्ट्रिक्शन एंटीन्यूक्लियेज एंजाइम इस रीजन पे आके काटेंगे, ये उनकी रिकग्निशन सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, इसी तरह से TETR का मतलब है टेट्रासाइक्लिन, ये भी एक एंटीबायोटिक है। उसके प्रति जो रेजिस्टेंट एरिया है वो ये है, और इसके ऊपर दो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स का रिकग्निशन सीक्वेंस। ROP मींस रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, ये वो सीक्वेंस। चलिए एक पिक और देखेंगे आप, जिसमें आपको बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर, जो कि आपने 11th में भी किया हुआ है, वही सेम चीज है। बैक्टीरियोफाज, दीज आर दोज वायरसेस विच अटैक द बैक्टीरिया। तीन मेन रीजन हैं इसकी बॉडी के। हेड रीजन, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। कॉलर, नेक वाला रीजन लगा लीजिए। और टेल रीजन एंड टेल फाइबर्स, यहाँ पे ये इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू, टेल फाइबर्स के थ्रू ये बैक्टीरिया से अटैच होता है। और हेड से इसका निकलता है जेनेटिक मटेरियल। इस हेड के अंदर ही इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और उसके अंदर में मिलते हैं दिस थिंग। इसके अंदर भी रेजिस्टेंट जीन्स हैं, किसके प्रति? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स के प्रति। चलिए अब इनका मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं, काम कैसे करते हैं ये वाला तो मैंने आपको कल भी दिखाया था। होता क्या है, सबसे पहले तो मैं प्लाज्मिड के थ्रू ही आपको हेल्प करती हूँ समझाने में। वेक्टर DNA प्लाज्मिड का है, बोला था मैंने आपको कि जो प्लाज्मिड है सर्कुलर होता है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है। फॉरेन DNA वो जो हम चाहते हैं कि होस्ट के अंदर जाए। इन दोनों को हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया। जब इन दोनों को हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया तो स्टिकी एंड्स बन गए, ठीक है। दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो सेम स्टिकी एंड्स बनेंगे, इसीलिए एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो पाएंगे। इसके बाद हमने ऐड किया मॉलिक्यूलर ग्लू को। मॉलिक्यूलर ग्लू क्या है? DNA लाइगेज। DNA लाइगेज ने इन दोनों को ज्वाइन करवा दिया। ज्वाइन होने के बाद इट बिकम्स RDNA, रिकॉम्बिनेंट DNA। जब रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया तो उसको ट्रांसफर किया गया होस्ट के अंदर। इससे जो नेक्स्ट प्रोसेस है होस्ट के अंदर कैसे होता है वो भी हम देखते हैं। हाँ जी, फॉरेन DNA लिया डोनर सेल से, बैक्टीरियल सेल से हमने प्लाज्मिड को ले लिया। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों को कट किया ताकि सेम स्टिकी एंड्स बने। फिर DNA लाइगेज की हेल्प से दोनों को ज्वाइन कर दिया तो बन गया RDNA। फिर इसको हमने होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। होस्ट के अंदर जाने के बाद इसमें क्लोनिंग हुई, इसकी रेप्लिकेशन हुई। रेप्लिकेशन होने के बाद इसने अपने आप को एक्सप्रेस किया।
जो भी प्रोडक्ट हम चाहते थे, जैसे कि प्रोटीन्स या फिर एंजाइम्स बनवाना चाहते थे, वो उस फॉर्म में इसने अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया। एक्सप्रेशन होने के बाद हमने इनको प्योर किया और फिर इसकी मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि हम ये सारा प्रोसेस किस वजह से कर रहे हैं, हम अपने फायदे के लिए ही इनको बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है, हम आगे अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से होते हैं। अभी के लिए आपने यही जानना है कि जो हमारा प्लाज्मिड है, ये क्या करता है, ये डीएनए इंसर्ट, जिस डीएनए को हम इंसर्ट करना चाहते हैं उसके साथ ज्वाइन करता है और फिर इसकी एंट्री हो जाती है होस्ट के अंदर। इतना ही फिलहाल के लिए पढ़ना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनवाने के लिए जो प्लाज्मिड्स हैं, दे आर हेल्पफुल। चलिए, ठीक है, तो ये थे हमारे 3 तरह के क्लोनिंग वेक्टर्स, जिसमें कि जो प्लाज्मिड्स थे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है, 3 मेन कैरेक्टर्स हैं इनके, ओराए, सिलेक्टेबल मार्कर एंड क्लोनिंग साइट्स। ओराए के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, कब जाना था आपने, चैप्टर नंबर 6 में, जब आपने डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ा था, तो चेन इनिशिएशन प्रोसेस में आपने इसके बारे में पढ़ा था। और आय क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो पर्टिकुलर एरिया जहां से जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या चीज कंट्रोल करता है, और इट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर। अब कॉपी नंबर क्या है, कॉपी नंबर क्या है, इट इज द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ वेक्टर प्रेजेंट इन अ सेल। एक सेल के अंदर वेक्टर की कितनी कॉपीज प्रेजेंट हैं, उसका नंबर। सपोज करो 12 है तो कॉपी नंबर हो जाएगा 12, 80 है तो कॉपी नंबर हो जाएगा 80। और मोस्टली ज्यादातर कॉपी नंबर कितना होता है, 1 और 100 के बीच में इसका वैल्यू रहता है, एंड इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। ठीक है, कॉपी नंबर क्या है, वेक्टर की कितनी कॉपीज हैं एक सेल के अंदर, और नॉर्मली इसकी वैल्यू किसके बीच में रहती है, 1 और 100 के बीच में रहती है। जो ओराए है, जो कि रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवाता है, यही कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। दूसरी खासियत क्या है ओराए की, कोई भी डीएनए की सेगमेंट जो कि इसके साथ अटैच्ड है, ओराए के साथ लगी हुई है डीएनए की सेगमेंट, वो भी रेप्लिकेट हो जाती है इसके साथ, उसका रेप्लिकेशन भी साथ में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपने ज्यादा फोकस किस पे देना है ओराई में, कि इसका काम क्या है, इनिशिएशन करवाता है डीएनए रेप्लिकेशन की, और दूसरी मेन चीज कि कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। ये बताने के बाद आपने ये भी बताना है कि कॉपी नंबर क्या होता है। ये था इसका पहला करेक्टर। सेकंड करेक्टर क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर। आप जब अपनी कॉपी पे नोट्स बनाते हैं, जिन चीजों को आपने हाईलाइट करना होता है, उसको आप मार्क, उसके लिए आप मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने ये टर्म यूज की है, सिलेक्टेबल मार्कर। हमने अब किस चीज को हाईलाइट करना है, कि कौन से सेल्स के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है होस्ट के, कौन से सेल्स के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है, हम उन सेल्स को ढूंढना चाहते हैं। उनको हम कैसे ढूंढेंगे, बाय द यूज ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर, कि किन सेल्स के अंदर आरडीएनए प्रेजेंट है। सो वी यूज सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, इनके अंदर होती हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, वो जीन्स जो कि एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंट है। ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर्स को हम यूज करते हैं टू सिलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स को ही कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स। इनको सिलेक्ट करने के लिए किससे, फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, जिनके अंदर आरडीएनए नहीं गया, उनसे अलग करने के लिए हम जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स का। जैसे कि अभी मैंने आपको डायग्राम में PBR322 का जब डायग्राम दिखाया था, उसके अंदर आपको 2 रेजिस्टेंट जीन्स दिखाई थी, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, थर्ड जो इनका करेक्टर है वो है क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स क्या होती हैं, ये वो रिकग्निशन साइट्स होती हैं किसके लिए, रेजिस्टेंट एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए। दीज आर दी रिकग्निशन साइट्स फॉर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और दूसरी खासियत क्या है, पेपर में 1 मार्क में क्या आ जाता है,
कि एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट नहीं होनी चाहिए किसी एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट्स होंगी रिस्ट्रिक्शन एंटी न्यूक्लियस एंजाइम की, तो उससे जो क्लोनिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मल्टीपल स्टिकी एंड्स बन जाएंगे। ठीक है, क्लोनिंग का प्रोसेस जिस वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको पिक्चर दिखा देती हूँ ताकि आपको और भी क्लैरिटी आए। हाँ जी, देखिए, और आए हैं फर्स्ट करेक्टर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या करता है? कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। कॉपी नंबर क्या होता है? दीज आर द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ वेक्टर प्रेजेंट इन अ सेल। उसके बाद हमने पढ़ा सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में। सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? दीज आर बेसिकली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जैसे कि इसके अंदर ये दो हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ये दोनों सिलेक्टेबल मार्कर इसके अंदर प्रेजेंट है। तीसरी चीज हमने पढ़ी क्लोनिंग साइट्स की। जो वेक्टर है उसके अंदर क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। क्लोनिंग साइट्स क्या होती हैं? ये रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होती हैं रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम्स की। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे इको R1 की रिकॉग्निशन सीक्वेंस है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज इट्स क्लोनिंग साइट। हाइंड 3 की यहाँ पे। तो इस तरह से अलग अलग हमें रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम्स की क्लोनिंग साइट्स नजर में आ रही हैं। क्लोनिंग साइट्स होती क्या है? सिंपल है, कुछ नहीं होता, सिर्फ रिकॉग्निशन साइट्स हैं कि कहाँ आके वो काटेंगे, कहाँ आके वो कट करेंगे ताकि स्टिकी एंड्स बन जाए। ठीक है, लोकेशंस हैं बेसिकली, उसी को बोलते हैं क्लोनिंग साइट्स। तो ये तीनों चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है। सो दीज आर द मेन 3 कैरेक्टर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है बेटा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर जिसके अंदर आती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, और क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स क्या चीजें हैं? रिकग्निशन सीक्वेंस है रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम्स की। तो ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा, वो भी 3 मार्क्स में। इसके बाद है बेटा टाइप्स ऑफ प्लांट वेक्टर्स एंड एनिमल वेक्टर्स। प्लांट्स और एनिमल्स में जो वेक्टर्स हैं वो अलग अलग से यूज होते हैं। जैसे प्लांट वेक्टर्स के अंदर ज्यादातर जो यूज किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा वो है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड को ही इस्तेमाल किया जाता है प्लांट्स के अंदर। टीआई का मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग। टीआई का फुल फॉर्म क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इसका मेन काम क्या है? ये ट्यूमर्स बनाता है प्लांट के अंदर। ट्यूमर्स जब प्लांट के अंदर बनते हैं तो टर्म चेंज हो जाता है। एनिमल्स में तो हम ट्यूमर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर वही चीज प्लांट्स के अंदर हो तो हम ट्यूमर्स नहीं कहते, हम कहते हैं गॉल्स। GALLS। ठीक है, होते हैं वो ट्यूमर ही हैं, बस जो टर्म है वो चेंज करती है। स्टेम गॉल्स बेसिकली ये बनाता है। स्टेम के ऊपर जो ट्यूमर्स हैं उनको कहते हैं स्टेम गॉल्स। हाँ जी, टीआई प्लाज्मिड ज्यादातर हमें इस बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। कौन सा बैक्टीरिया है ये? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। ये जो ट्यूमर्स है ये स्टेम पे ही बनवाता है। ठीक है, और एक और है इसकी स्पीशीज जो रूट पे ट्यूमर्स बनाती है, वो स्पीशीज है राइजोजीन्स। लेकिन आपके सिलेबस में ट्यूमेफेशियंस है तो आप यहीं तक रहेंगे। इलेबोरेटेड आपकी इच्छा है तो पढ़ लीजिए, नेसेसिटी नहीं है। ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस के अंदर टीआई प्लाज्मिड होता है। टीआई प्लाज्मिड क्या करता है? ट्यूमर इंड्यूस करता है प्लांट के अंदर। मोस्टली दिस बैक्टीरिया इज पैथोजेनिक इन नेचर और ज्यादातर डाइकोट्स को ही इन्फेक्ट करता है। दूसरी खासियत क्या है टीआई प्लाज्मिड की? प्लाज्मिड के बारे में मैं आगे भी बता चुकी हूँ, सर्कुलर इन शेप, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। तो इस प्लाज्मिड की क्या खासियत है? इसके ऊपर एक खास रीजन होता है जिसको हम कहते हैं टीटीएनए रीजन, ट्रांसफर डीएनए रीजन, जो कि टूटकर फॉरेन डीएनए के साथ अटैच होकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएगा। अभी मैं आपको एक फोटो के थ्रू दिखाती हूँ जिससे आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, लेकिन जिस चीज पे आपने फोकस देना है वो है इसका टी डीएनए रीजन।
ट्रांसफर डीएनए रीजन, इतना रीजन जो है ये रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू कट हो जाएगा और यही ट्रांसफर होगा होस्ट के अंदर। लेट्स सी सम अनदर एग्जांपल। एक और पिक के थ्रू और भी क्लैरिटी आएगी, पूरा प्रोसेस कैसे ऑपरेट आउट होता है। हाँ जी बेटा, यहाँ पे हम देखेंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस है, ये बैक्टीरिया है, ये इसके अंदर इसका प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड, और टीआई प्लाज्मिड का एक हिस्सा है टी डीएनए। जो इसका टी डीएनए रीजन है, इट इज अ ट्रांसफर डीएनए रीजन। रिस्ट्रिक्शन एंटी न्यूक्लियस एंजाइम्स की हेल्प से यहाँ से टूटेगा, टूट कर फिर ये इस तरह से होस्ट के अंदर जाएगा और उसके डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देगा। ठीक है, तो प्लांट वेक्टर्स में जो ज्यादातर यूज होता है वो है हमारा टीआई प्लाज्मिड। किसके अंदर उपलब्ध होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस के अंदर। जो क्वेश्चन बन के आता है 2 मार्क्स में मोस्टली आता है इसका क्वेश्चन कि वाई टीआई प्लाज्मिड इज नोन एज नेचुरल प्लांट जेनेटिक इंजीनियर। नेचुरल प्लांट जेनेटिक इंजीनियर, टीआई प्लाज्मिड को नेचुरल प्लांट जेनेटिक इंजीनियर क्यों कहते हैं? तो उसका आंसर आपने यही देना है कि एक तो ये पैथोजेनिक है डाइकॉट्स के लिए, और इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर टी डीएनए रीजन होता है। ठीक है, और उसी की क्लोनिंग होती है होस्ट के अंदर जाके। एनिमल वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो एनिमल वेक्टर्स के रूप में जो यूज होते हैं वो है ज्यादातर रेट्रोवायरसेस, एडिनोवायरसेस एंड पेपिलोमा वायरसेस की कैटेगरीज से जितने भी वायरसेस हैं यही यूज होते हैं बिकॉज दे आर पैथोजेनिक टू एनिमल्स। और करते ये भी वही हैं, ये भी ट्यूमर्स को और कैंसर्स को इंड्यूस करते हैं। जब ये ट्यूमर्स को इंड्यूस करते हैं तो उसी के साथ ही फॉरेन जीन को अटैच कर दिया जाता है और उसकी भी मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट प्रोसेस है, जो टॉपिक है आपका वो है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसके अंदर जिस चीज पे आपने फोकस देना है, एक तो कि कैटेगरीज ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स, प्लाज्मिड क्या है, बैक्टीरियोफाजिस क्या है, कॉस्मिड्स क्या है, ये तो 1 मार्क में आने की संभावना है। लेकिन जो 3 मार्क्स में आएगा वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। उसको तो बेटा आज ही चाहे रट लो, और आया सिलेक्टेबल मार्कर और क्लोनिंग साइट्स। प्लांट वेक्टर्स और एनिमल वेक्टर्स में से जो प्लांट वेक्टर्स का टीआई प्लाज्मिड है ये इंपॉर्टेंट है, एनिमल वेक्टर वाला अभी तक कभी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन इसका इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, अब हमने आर डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया है और उसको होस्ट के अंदर डाल दिया है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जिस होस्ट के अंदर हमने इसको इंड्यूस किया है उसके अंदर ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या टी आर डीएनए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हम कैसे जाने? जिनके अंदर आरडीएनए, जिन होस्ट सेल्स के अंदर आरडीएनए ट्रांसफर हो जाता है उन होस्ट सेल्स को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट्स या फिर ट्रांसफॉर्मेंट्स। और जिन होस्ट सेल्स के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं जाता उनको कहते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। तो इन दोनों को एक दूसरे से कैसे पहचानने कि किसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर हो गया है, ये हम कैसे पहचानने? उसे पहचानने के 2 तरीके हैं। कौन कौन से? सिलेक्टेबल मार्कर एंड स्कोरेबल मार्कर। मार्कर का एक ही काम है, हाईलाइट करता है। यहाँ पे हम किस चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं कि रिकॉम्बिनेंट्स कौन से हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन से हैं। ठीक है, हम ये ढूंढना चाहते हैं किन होस्ट सेल्स के अंदर आरडीएनए चला गया है और अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो है इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, होता क्या इस पूरे प्रोसेस के अंदर, अभी मैंने जो आपको PBR 322 का डायग्राम दिखाया था उसके अंदर भी आपने डिफरेंट 2 तरह के बेसिकली एंटीबायोटिक्स पढ़े थे। तो जिस एंटीबायोटिक के ऊपर पहले तो मैं आपको एक पिक दोबारा से दिखा दूं ताकि इजी रहे आपके लिए समझना। हाँ जी, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट है ये, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स इसके ऊपर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर एम्पीसिलिन
कि अंदर इसको ग्रो किया जाए तो इसका डेथ नहीं होगा। इसी तरह से अगर इसको टेट्रासाइक्लिन के अंदर ग्रो किया जाए नॉर्मली तो इसका डेथ नहीं होगा। नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा होता है। लेकिन अगर हम फॉरेन डीएनए को, किसी डीएनए को यहां पे इंसर्ट कर दें, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जहां पे पड़ी है वहां पे अगर हम फॉरेन जीन को इंसर्ट कर दें, तो उस फॉरेन जीन को इंसर्ट होने की वजह से जो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन थी ये इनएक्टिव हो जाएगी। ठीक है, ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ द फॉरेन जीन इन दिस लोकेशन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन बिकम्स इनएक्टिव। ये जीन इनएक्टिव हो जाएगी। अब ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि जो ये सेल्स हैं इनके अंदर रिकॉम्बिनेंट है, इनके अंदर आरडीएनए है? तो हम क्या करेंगे, हम जो इसका ग्रोथ मीडियम है उसके अंदर एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक को डाल देंगे। ठीक है, उसके ऑपोजिट जो एंटीबायोटिक है उसके अंदर इसको ग्रो करेंगे और ये ग्रो हो जाएगा। ठीक है, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है वो ग्रो नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो ग्रो हो जाएंगे। इसे कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के साथ डीएनए को इंसर्ट कर दिया जाए तो वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिव हो जाती है। ठीक है, उसके इनएक्टिव होने की वजह से हम ये पहचान पाते हैं कि क्या ये इसके अंदर आरडीएनए है या नहीं है। इसी तरह से इंसर्शनल इनएक्टिवेशन थ्रू स्कोरेबल मार्कर। इसके अंदर सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर तो हमने एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन स्कोरेबल मार्कर के अंदर हम कैसे पहचानते हैं? बाय द चेंज इन कलर। नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मल कॉलोनीज होती हैं ई कोलाई की, इनके अंदर एक क्रोमोजेनिक मटेरियल होता है। क्रोमोजेनिक मटेरियल का मतलब है उसकी वो एक कलर देगा। ठीक है, किस चीज के प्रति? बीटा ग्लूकोरोनिडेज के प्रति। इस कंपाउंड की वजह से जो कॉलोनीज होती थी वो ब्लू कॉलोनीज बनती थी नॉर्मली, जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है। उन बैक्टीरिया की कॉलोनी का कलर होता था ब्लू। लेकिन जब हमने डीएनए को डाला, ठीक है, तो क्या हुआ? जहां पे भी डालेंगे वो जीन इनएक्टिव हो जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने जो डीएनए था उसको क्रोमोजेनिक मटेरियल के साथ अटैच कर दिया। इसके साथ अटैच करने की वजह से जो क्रोमोजेनिक मटेरियल था वो इनएक्टिव हो गया। उसके इनएक्टिव होने की वजह से जो कॉलोनीज बनी उनका कलर ब्लू नहीं हुआ, दे आर कलरलेस। ठीक है, तो ऐसे हम पहचानेंगे चेंज इन कलर की। नॉर्मल कलर होता है ब्लू, और अगर हम आरडीएनए डालते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं सेल्स के अंदर, तो कॉलोनीज बनती हैं कलरलेस। तो इस चेंज इन कलर की वजह से हम पहचानते हैं कि किन सेल्स के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और किन सेल्स के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है। ठीक है, जिन सेल्स के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है वो होती हैं कलरलेस, और जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उनका कलर होता है ब्लू। स्कोरेबल मार्कर का तरीका है चेंज इन कलर, जबकि सिलेक्टेबल मार्कर का क्या तरीका था कि वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिव हो जाती है, और उस अगर एंटीबायोटिक के अंदर हम ग्रो करें तो वो सारे सेल्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बेटा आपने इतना ही करना है। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर क्या होता है? जो कि फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करता है। फिर हमने ये पढ़ा कितने तरह के होते हैं, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफाजेज और कॉस्मिड्स होते हैं। प्लाज्मिड्स बेसिकली सर्कुलर इन शेप होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर होते हैं और ये खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा प्लाज्मिड्स को ही एक्सप्लॉइट किया है साइंटिस्ट ने फॉर आरडीएनए टेक्नोलॉजी। इसके अंदर भी सबसे फेमस और सबसे ज्यादा जिसको यूज किया जाता है वो है PBR322। बैक्टीरियोफाजेज वो वायरसेस हैं जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, और कॉस्मिड्स हाइब्रिड वेक्टर्स हैं जो कि बनाए जाते हैं बिटवीन प्लाज्मिड्स एंड कॉस साइट्स ऑफ लैम्डा फाज वेक्टर। जो मेन चीज है जिस पे ज्यादा फोकस देना है, जिसको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। 3 कैरेक्टर्स हमने इसके अंदर पढ़े। ओराए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है जहां से रेप्लिकेशन इनिशिएट होती है।
ये कंट्रोल करता है कॉपी नंबर को। कॉपी नंबर क्या होता है? इट्स द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर वेक्टर इन अ सेल। और ये 1 to 100 के बीच में इसका वैल्यू वेरी करता है। सिलेक्टेबल मार्कर क्या होती हैं? इसके अंदर मोस्टली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स आती हैं। ठीक है। और ये इस चीज को सिलेक्ट करने में हेल्प करती हैं कि कौन से सेल्स रिकॉम्बिनेंट्स हैं और कौन से नहीं है। क्लोनिंग साइट्स बेसिकली क्या होती हैं? ये रिकग्निशन साइट्स होती हैं फॉर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के अंदर एक से ज्यादा रिकग्निशन साइट नहीं होनी चाहिए किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम की, क्योंकि अगर एक से ज्यादा रिकग्निशन साइट होगी तो उतनी जगह वो कट करेगा और उतने ज्यादा ही स्टिकी एंड्स बनेंगे। इसलिए ये पूरा का पूरा जो क्लोनिंग का प्रोसेस है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा कि प्लांट और एनिमल वेक्टर्स कौन कौन से हैं। प्लांट वेक्टर्स के अंदर ज्यादातर जो एक्सप्लॉइट किया गया वो है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, बिकॉज ये डाइकॉट्स के अंदर ट्यूमर्स बनाता है जिसको गॉल्स कहा जाता है। और ये हमें मिलता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस से। इसकी भी खासियत है कि इसके अंदर टी डीएनए रीजन होता है जिसको ट्रांसफर डीएनए रीजन कहते हैं, और यही ट्रांसफर होता है होस्ट के अंदर। एनिमल वेक्टर्स के अंदर मोस्टली ज्यादातर वायरसेस को ही एक्सप्लॉइट किया गया है, जैसे कि रेट्रोवायरसेस, एडिनोवायरसेस और पेपिलोमा वायरसेस। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमने आज पढ़ा वो था सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, कि जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं जिनके अंदर आरडीएनए जा चुका है उनको कैसे पहचाने। दो तरीके हैं उसके। सिलेक्टेबल मार्कर्स का इस्तेमाल कर लो, मतलब इनएक्टिवेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स, कि जिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के साथ जो हमारा फॉरेन डीएनए अगर अटैच हो गया है तो वो तो अब इनएक्टिव हो गई। इसलिए सिलेक्ट करने का क्या तरीका है कि दूसरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को एक्सप्लॉइट किया जाए, उस एंटीबायोटिक को यूज किया जाए मीडियम में। दूसरा तरीका है स्कोरेबल मार्कर, मतलब चेंज इन कलर आएगा। नॉर्मली जो इकोलाई है इनका ब्लू कलर की कॉलोनीज होती हैं। ब्लू कलर किसकी वजह से बनता है? क्रोमोजेनिक मटेरियल होता है, बीटा ग्लूकुरोनिडेज। ठीक है। अगर हम इस क्रोमोजेनिक मटेरियल के साथ अटैच करते हैं फॉरेन जीन को तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, ठीक है, वो उन पे कोई भी कलर नहीं आएगा, दे आर कलरलेस। तो इतना बेटा आज हमने पढ़ा। इन पूरे टॉपिक्स के अंदर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी बच्चे कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि बायोटेक में आप कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ पाए, और आना भी जरूर है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। कोई डाउट नहीं है? चलिए एग्जिट करते हैं फिर।